प्रश्न 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? तो उत्तर है बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ध्वंसावशेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले से सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियाँ की व्यवस्था थी। अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। प्रश्न नंबर 2 है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तो इसमें लिपि अज्ञात है। सिंधु लिपि के लगभग 64 मूल चिन्ह 250 से 400 तक अक्षर है जो शेरखेड़ी की आयताकार मोहरों तांबे की गुटियों आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। प्रश्न नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? तो मृतकों का टीला था। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। और प्रश्न नंबर 4 है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन था? तो सबसे बड़ा भवन इसमें था धान्यागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि वहां का सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 7.01 मीटर थी। प्रश्न नंबर 5 है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो उत्तर है बी, यानी दूध और इसके उत्पाद। वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में जौ डालकर क्षीर, पकोड़न तथा दही में बनाने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। प्रश्न नंबर है 6, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाई गई? उत्तर है ये जौ। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम जौ का प्रयोग करने का साक्ष्य प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 7 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तो वैदिक तावा का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। वैदिक लोगों द्वारा सर्वप्रथम तावे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख किया, किंतु उसकी पहचान संदिग्ध है। कुछ विद्वानों इसे तावा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वैदिक आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। वेद शब्द का अर्थ है यानी ज्ञान। वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान से। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो उत्तर है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 10 है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुग्मदेही स्तंभ से। अशोक के रुग्मदेही लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया था। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा किया। वहां भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमिकर घटाकर 1/8 कर दिया गया अशोक द्वारा। और प्रश्न नंबर 11 है कि बुद्ध किस वंश के से संबंधित थे? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। बुद्ध बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में शाक्य मुखिया शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। प्रश्न नंबर 12 है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई? तो उत्तर है श्री राजगृह में। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन मगध साम्राज्य अजातशत्रु के समय में राजगृह में सतपड़ी गुफा में किया गया। इस बौद्ध परिषद की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। प्रश्न 13 है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक जो है महावीर स्वामी हैं। भारत में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तथा आदिनाथ को माना जाता है और इनका प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेम के साथ मिलता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी को माना जाता है। 14 प्रश्न नंबर 14 है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो पहला तीर्थंकर जो है ऋषभदेव को माना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त की? तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण जो है पावा में प्राप्त की। वर्धमान महावीर ने मल्ल महाजनपद की राजधानी पावा
यहाँ पावापुरी में परिनिर्माण प्राप्त किया। पावापुरी बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित है। प्रश्न नंबर 16 है, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। जैन साहित्य को अंग यानी सिद्धांत कहा जाता है। इसके अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग और 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र तथा 4 मूल सूत्र एवं अनुयोग सूत्र है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक भी कहा जाता है और बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है और जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया? तो उत्तर है कलिंग युद्ध में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन कलिंग युद्ध की घटना के बाद आया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक द्वारा भेरी घोष की नीति त्याग कर धम्म घोष की नीति पर अपनाया गया। और प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रिय है? तो देवानाम प्रिय नाम जो है मौर्यकालीन अशोक का नाम है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों में उसे देवानाम प्रियदर्शी तथा राजा आदि की उपाधियों से संबोधित किया गया है। मास्की, गुर्जरा, निठुर तथा उदयोगोल लेखों में उसका नाम अशोक मिलता है तथा पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। प्रश्न नंबर 19 में, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के स्वरूप को दर्ज किया है? तो राक एडिक्ट यानी राड एडिक्ट 13वां ने 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। यह घटना अशोक के शिला अभिलेखों में 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में घटित हुई। इस अभिलेखों में उसने कलिंग युद्ध में हुई पीड़ा पर दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। युद्ध त्याग की घोषणा की है। अशोक प्रश्न नंबर 20 है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? तो अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हैं। अशोक के अभिलेखों के शाहवाजगढ़ी तथा मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में है और तक्षशिला तथा लागमन का अभिलेख अरमाई के लिपि में और सारकीना और अभिलेखों का अरमेक ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख ये सब ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। प्रश्न नंबर 21, निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को अर्थ स्पष्ट किया? तो ये जॉन प्रिंसेप थे। 1837 में प्रिंसेप ने। तो सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जबकि सबसे पहले 1750 में टिफेन थेलर महोदय द्वारा खोजा गया अभिलेख दिल्ली मेरठ अभिलेख प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध इतिहासकार D.R. भंडारकर महोदय ने तो मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। प्रश्न नंबर 22 है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? शिलालेखों का जनक वही अशोक। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, महारौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? तो ये तो गुप्त शासकों ने स्थापित किया। महरौली में जंग रहित गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। दक्षिण दिल्ली में महरौली से स्तंभ लेख में चंद्र नामक शासक की विजय का उल्लेख है। यह स्तंभ गुप्तकालीन धातु विज्ञान के समुन्नत होने का प्रज्वलित प्रमाण है। प्रश्न नंबर 24 है, गुप्त राजा किसने विक्रमादित्य की पदवी धारण? आचार्य चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है। इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। प्रश्न नंबर 25 है, हरिशेर निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? तो हर्षवर्धन का हर्षेर जो समुद्रगुप्त का था। हर्षेर समुद्रगुप्त का राज्य कवि था। हर्षेर ने इलाहाबाद प्रसिद्ध लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ कर्ता की उपाधि धारण की थी। इसे कविराज भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 26 है, लिच्छवी दैहित्र किसे कहा जाता है? लिच्छवी दैहित्र समुद्रगुप्त को कहा जाता है। लिच्छवी दैहित्र समुद्रगुप्त कहा जाता है। समुद्रगुप्त के प्रयाग अभिलेखों में उसे लिच्छवी दैहित्र और लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया। समुद्रगुप्त की माता का नाम कुमार देवी था। प्रश्न नंबर 27 निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन? वही समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त अपने शासनकाल दौरान में कई युद्धों का सामना किया था, परंतु उसे किसी भी युद्ध में पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। इसी कारण प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? तो इस हर्षवर्धन को पुलिकेशिन द्वितीय ने पराजित किया। हर्षवर्धन को दक्षिण भारत में शासक पुलिकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का नर्मदा नदी किनारे हराया था। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी क्या थी? तो उत्तर होगा थानेश्वर थी। हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी थानेश्वर थी। राजवर्धन की मृत्यु के उपरांत 606 में हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक बना। बाद में उसने थानेश्वर का स्थान पर कन्नौज की अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न नंबर 30 है, निम्न में से किस प्रतिहार राजा ने प्रमाण की उपाधि ली? तो प्रतिहार राजा में मिहिर भोज था। रामभद्र का पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर भोज प्रथम प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हो। उसने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया। भोज वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की। चूंकि प्रश्न में प्रमाण शब्द का पूछा गया, जो त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है, उसका सही वाक्य है प्रभास होगा। प्रश्न नंबर 31 है, किस शताब्दी में दिल्ली का कुतुब मीनार बनवाया गया? तो वो उत्तर होगा बी, यानी 13वीं शताब्दी में। कुतुब मीनार निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में किया था। तो इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 में कार्यकाल पूरा किया। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा मुइनुद्दीन बख्तियार काकी के नाम से इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। अतः निर्माण वर्ष के अनुसार यह 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का भी निर्माण करवाया। प्रश्न नंबर 32 है, वे 2 वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले के बाद में शासन किया? तो उत्तर है गुलाम और तथा तुगलक वंश। खिलजी शासकों 1290 से 1320 से पहले गुलाम वंश, 1206 से 1290 तक खिलजी शासकों के बाद गुलाम वंश 1320 से 1414 में शासन किया। प्रश्न नंबर 33, बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। बाजार विनिमय प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ की गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान-ए-रियासत नामक अधिकारी करता था। प्रश्न नंबर 34 है, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसने प्रारंभ की? तो उत्तर है बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने चमड़े का मुद्रा प्रारंभ की। बताइए, भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा मोहम्मद बिन तुगलक पगला था। प्रश्न नंबर 35, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था 1451 से 1489 में। उसने सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह के अपदस्थ कर दिल्ली का सिंहासन प्राप्त कर लिया। और 36 है, भारत में प्रथम मुगल शासक कौन था? मुगल शासक पहला था बाबर था। बाबर भारत मुगल साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम शासक था। उसका पूरा नाम जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। 1526 में बाबर ने भारत में जिस राजवंश की स्थापना की वह तुर्की नस्ल का चगताई वंश का था, परंतु आमतौर पर उसे मुगल पुकारा जाता है। प्रश्न नंबर 37 है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो वही बाबर था। भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। उसने अपनी पानीपत के प्रथम युद्ध यानी 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी के पराजित किया। प्रश्न नंबर 38 है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन 2 सेनाओं के बीच है? तो वही पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी और अकबर और हेमू के बीच में, हेमचंद। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई 5 नवंबर 1556 में अकबर और बैरम खां एवं हेमू के मध्य लड़ा गया। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया और बैरम खां ने उसका सिर काट दिया, मर दिया, उसका मृत्यु हो गई। प्रश्न नंबर 39 है, महाभारत का फारसी अनुवाद किया? वही बदायूनी। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों को फारसी में रज्जनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी, नकवी खान फैजी आदि विभिन्न विद्वानों ने सम्मिलित प्रयासों से किया था। प्रश्न नंबर 40, अकबर के दरबार सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था क्या? तो तानसेन का मूल नाम था रामतन पांडे। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का संबंध हिंदू गौड़ ब्राह्मण परिवार से था। तानसेन के पिता का नाम मुकुंद पांडे था, तो उनका गांव मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित था। तानसेन के बचपन का नाम रामतन पांडे था। प्रश्न नंबर 41 है, दीन इलाही का नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया? तो वही अकबर द्वारा चलाया गया था।
दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म अकबर द्वारा शुरू किया गया था। इसके प्रथम अनुयायी बीरबल थे। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर द्वारा 1582 में दीन ए इलाही यानी दैवीय एकेश्वर का प्रतीक किया। अब्दुल फजल इसका प्रधान पुरोहित था। और प्रश्न नंबर 42 है, विश्व प्रसिद्ध ताशकंद ए तारुख निम्नलिखित में से किस मुगल भवन में रखा गया? तो उत्तर है डी, दिल्ली के लाल किले के किनारे आम में। दिल्ली के लाल किले में निर्मित दीवाने आम में इसके पीछे की दीवार में बने एक कोष्ठ में विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताऊस रखा गया जाता था। तो मोती मस्जिद निम्न में से किस नगर में स्थापित है? आगरा में स्थापित है। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। प्रश्न नंबर 44 है, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो औरंगजेब को जाना जाता है। औरंगजेब ने जो कुछ दूसरों पर लागू करवाना चाहता था उसका वह स्वयं अभ्यास करता था। उसके व्यक्तिगत जीवन का नैतिक स्तर ऊंचा था तथा वह अपने युग के प्रचलित पापों से सुदृढ़तापूर्वक अलग रहता था। इस प्रकार उसके समकालीन उसे शाही दरवेज समझते थे तथा मुसलमान उसे जिंदा पीर के रूप से मानते थे। प्रश्न नंबर 45 है, नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? तो बालाजी जनार्दन भानु था। और प्रश्न नंबर 46 है, शिवाजी का गुरु कौन था? तो शिवाजी के गुरु जो थे रामदास थे। शिवाजी का जन्म 1627 में पूना के निकट शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के व्यक्तित्व पर सर्वप्रथम प्रभाव उनकी माता जीजाबाई तथा संरक्षक एवं शिक्षक दादा कोड़देव को पड़ा। इनके गुरु का नाम सामर्थ्य रामदास था। प्रश्न नंबर 47, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट अथवा विश्वेश्वर भट्ट द्वारा 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। 18 जून 1674 को उनकी माता जीजाबाई का निधन हो गया। यह तांत्रिक विधि से दूसरा राज्याभिषेक निश्चलपुर गोसाई द्वारा 24 सितंबर 1674 में संपन्न कराया गया। निम्नलिखित में से किसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है? तो लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को कहा जाता है। बाजीराव प्रथम मराठा साम्राज्य के महान सेना नायक थे। बाजीराव विश्वनाथ की मृत्यु हो जाने के बाद बाजीराव प्रथम को दूसरा पेशवा नियुक्त किया गया। शिवाजी के बाद बाजीराव प्रथम की दूसरा ऐसा मराठा सेनापति था जिसने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को अपनाया। वह लड़ाकू पेशवा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 49 है, नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो उत्तर है बी, नाना साहेब के नाम से बालाजी बाजीराव प्रसिद्ध हैं। बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध है। यह बाजीराव प्रथम के पुत्र थे। इनका शासन 1740 से 61 तक हुआ। प्रश्न नंबर 50 है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली कौन था? तो अबुलकर्क था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अबुलकर्क 1509 से 1515 में इसने भारत पर प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसे 1510 में गोवा जीता और 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया तथा फारस की खाड़ी में हरमुख की अधिकार किया। प्रश्न नंबर 51 है, ब्रिटिश ने पंजाब को निम्नलिखित में से किन स्थान में अपने राज्य को मिलाया? तो उत्तर है 1849 में। लॉर्ड डलहौजी की गुजरात युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों की एक कमेटी को सौंपी गई। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, जॉन लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध तथा चार्ल्स मैनसन को न्याय विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बन गया। 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। इसके प्रमुख संस्थापक आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानड़े थे। प्रथम समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति प्रथा प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य था जाति पाति का विरोध और पुरुषों तथा स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा आदि थी। और मिलान करना ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की थी। और
आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। वेद समाज की स्थापना वेद समाज, तो इसमें पहले का है आर्य समाज दयानंद सरस्वती, और ब्रह्म समाज जो है राजा राम मोहन राय, और वेद समाज जो है वो केशव चंद्र सेन तथा के श्रीधर नायडू, और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। तो आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन, वेद समाज केशव चंद्र सेन तथा श्रीधर नायडू, और प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। प्रश्न नंबर 54 है उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एसोसिएटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स द्वारा 1784 में हेस्टिंग्स के समय में द एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 55 है शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब के किसके साथ जोड़ती है? तो पंजाब से ये पूर्व बंगाल तक जोड़ती है। शेरशाह द्वारा ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब से पूर्वी बंगाल के साथ जोड़ती है। प्रश्न नंबर 56 है शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी? तो शेरशाह को कलिंजर में ऐसा माना जाता है कि कलिंजर अभियान के दौरान किले में दीवार से टकराकर लौटे एक गोले से विस्फोट से शेरशाह की 1545 मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उसका उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था।